शुरुआत करें भाई। लिखें। हैंग डालिए। क्रोमेटिक एब्रेशन। आप समझिएगा बात को। अगर हम बात करते हैं लेंस की और इसमें व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, पैरेलल लाइट आ रही है, तो हमारी सोच ये कहती है फोकस पर एक व्हाइट स्पॉट मिलना चाहिए। व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट स्पॉट मिल जाना चाहिए इमेज। पर प्रैक्टिकली देखा गया स्पॉट व्हाइट नहीं मिलता। वास्तव में इमेज ब्लर्ड आती है और कलर्ड आती है। इसका मतलब सारे रंग क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब लेंस कैसे फैला रहा है? हमने तो पढ़ा था प्रिज्म 7 रंग फैलाता है। बात प्रिज्म और लेंस की नहीं है, बात है मटेरियल की, बात है ग्लास की। और ग्लास आती है, अब कहानी कैसे प्रिज्म से रिलेट करेंगे देखते जाइएगा। हम जानते हैं विबग्योर में वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, तो लैम्डा रेड सबसे ज्यादा होगा। बोलिए क्या ये कॉन्सेप्ट ओके है? कॉची रिलेशन म्यू लैम्डा के इनवर्स, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, ये बात भी ठीक है। अब लेंस की फोकल लेंथ की बात करेंगे तो होता है म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। आप देखिए लेंस की फोकल लेंथ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रही है। और ये लेंस कांच का बना हुआ है। इन सातों रंग को क्या ये अलग अलग म्यू देगा? क्या सबको अलग अलग म्यू देगा? पर सर मुझे तो याद है कांच का म्यू 3/2 होता है। वो एवरेज वैल्यू है। वास्तव में सातों रंग के लिए उसके कितने म्यू होते हैं? 7 म्यू। और इन 7 म्यू के कारण फोकल लेंथ भी 7 हो जाएंगी। इसका मतलब जिसका म्यू कम उसकी फोकल लेंथ ज्यादा। इसका मतलब ध्यान से देखिए, रेड कलर सबसे दूर जाके फोकस होगा और वायलेट कलर सबसे पास होगा। तो कलर जो एक जगह मिलने चाहिए थे वास्तव में एक जगह ना मिलकर कलर फैल गए। इस बीमारी को कहा जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन। एब्रेशन मींस बीमारी है, डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? आइए फिर से सुनिए। सबसे पहले सरल भाषा में, व्हाइट लाइट आई, मेरे हिसाब से तो स्क्रीन पर एक व्हाइट स्पॉट बनना चाहिए था, परंतु स्क्रीन पर व्हाइट स्पॉट नहीं बना, इमेज ब्लर्ड बनी और कलर्स एक जगह फोकस ना होकर कलर फैल गए। ये तो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट।
फिर सोचा गया इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो रीजन कितना बेसिक है, कॉची फॉर्मूला। ये कांच का मटेरियल इन सातों रंग को अलग अलग म्यू देगा। अलग अलग म्यू देने के कारण सबकी फोकल लेंथ अलग अलग होगी और सारे कलर एक जगह जाकर नहीं, अलग अलग जगह जाकर फोकस होंगे। क्या यही प्रिज्म में कहानी होती थी क्या? हाँ, प्रिज्म सात रंग में क्यों तोड़ देता था, जरा सुनिए। सबके लिए म्यू अलग अलग, सबके लिए म्यू अलग, तो सबके लिए स्पीड अलग अलग, और स्पीड अलग अलग है तो सारे कलर बिखर जाएंगे, और इसी को तो हम क्या बोलते थे, डिस्पर्शन। तो आज हमें नई बात सीख रहे हैं, सर लेंस भी सात रंग अलग अलग कर देता है। बिल्कुल अलग कर देता है, क्योंकि लेंस भी ग्लास का बना हुआ है और प्रिज्म भी ग्लास का, और मटेरियल है। तो बच्चों मटेरियल के पास तो क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर, जिसका फॉर्मूला आपको याद है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। तो ये प्रिज्म का है, लेंस का है, या ग्लास मटेरियल का है? ग्लास मटेरियल का है। तो जो जो ग्लास का होगा, जो जो मटेरियल का बना होगा, जब जब उस पर व्हाइट लाइट जाएगी वो सातों रंगों को क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। क्या ये बात ठीक है? दूसरी बात ध्यान से सुनिए, छोटा सवाल एम्स का असर्शन रीजन में आया हुआ। मिरर में ये बीमारी नहीं होती, सोच के देखें। मिरर की फोकल लेंथ होती है R/2। मिरर की फोकल लेंथ का दूर दूर तक म्यू से कोई रिलेशन। क्वेश्चन भी अगर आप करके आए हो, ब्लू कलर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी या रेड के लिए, या सबके लिए सेम? सबके लिए सेम। कारण आप इसमें पैरेलल लाइट लेकर आइए, चाहे वो विबग्योर हो चाहे वो व्हाइट लाइट हो, सब एक जगह जाकर ही फोकस होंगे। इसलिए कहा जाता है मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी नहीं पाई जाती। किसमें पाई जाती है? लेंस में। अब एक इसमें नई टर्म आती से बोलते हैं LCA। क्या है ये LCA? इसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। सारे रंग क्या यहीं फैले हुए हैं क्या? सोच के देखो आप, रेड इधर है, वायलेट इधर है, ये एक्सट्रीम कलर है, बाकी सारे कहां हैं? बाकी सब इनके बीच में है। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, शॉर्ट में LCA, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन। कितना होगा सोच के बताइए, FR माइनस FV, और जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एफ। ओमेगा इंटू एफ। प्रश्न पैदा होता है ये एफ किसका? सातों कलर के लिए तो एफ अलग अलग है, तो फिर ये एफ किसका? ये एफ लिया जाता है मीन कलर। मीन कलर बोले तो येलो। लिखना चालू करिए। तो पढ़ना चाहते हैं कि लेंस में भी एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है क्रोमेटिक एब्रेशन। एफ रेड ज्यादा होगा, ज्यादा है, देखो रेड दूर जाके जाके फोकस हुआ है। छोटा प्रश्न, मिरर में ये बीमारी नहीं पाई जाती क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ का म्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। आज रे ऑप्टिक्स पूरा खत्म कर दूंगा, अच्छे से आप इसको तैयार और कर लें। बढ़िया आसान चैप्टर है, सिस्टमेटिक, कुल मिला के 10 या 12 बातें भी नहीं है। अगर आप इसको बढ़िया रिवाइज करेंगे ना, तो आप 12 कॉन्सेप्ट पे अपने आप को कॉन्साइज कर लेंगे। सर मैं 12 बातें समझ ली हैं,
इनसे सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। रिवीजन करिए, ज्यादा रिवीजन मैटर करता है। पढ़ूं क्या? अब बात ये होती कि सर ये तो बीमारी है और आप कह रहे हो लेंस तो इमेज ब्लड बनाएगा, पर हम तो कैमरे में लेंस का उपयोग करते हैं और बढ़िया इमेज, बढ़िया फोटो खींच रहे एकदम साफ। इसका मतलब इस बीमारी को दूर कर लिया गया है। नहीं तो अगर अकेला लेंस लेंगे तो अकेले लेंस में तो ये पक्का पक्का डिफेक्ट है, और हम लेंस उपयोग कर रहे हैं कैमरे में फोटोग्राफ खींचने के लिए, तो वहां तो ऐसा में डिफेक्ट नजर नहीं आता। इसका मतलब है इस बीमारी को दूर किया जा चुका है। कैसे करेंगे वो अपने सिलेबस में है, पढ़ते हैं। इसको अगर आप मनी मन प्रिज्म से जोड़ दें तो मजा आ जाएगा, एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा। सर वहां भी तो ऐसे ही होता था, एक प्रिज्म 7 रंग में फैलाता था, दूसरा प्रिज्म मैंने चिपका के उल्टा रख दिया, तो बताइए क्या हुआ? जैसे ही आपने उसको उल्टा रखा, आंसर आ गया था डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। एक फैला रहा है, दूसरा वापस इकट्ठा कर रहा है। तो वही दिमाग में यहां लगाता हूं थोड़ा टूटा फूटा, कि सर एक लेंस फैला रहा है, अगर दूसरा इकट्ठा कर दे तो बात बन जाएगी। सर वहां मैंने प्रिज्म रखा था उल्टा, यहां सोचो क्या करेंगे? एक कॉन्वेक्स है तो दूसरा लेंस कॉनकेव चिपका के रख देंगे। समझाता हूं कैसे। ओमेगा कौन है? ओमेगा डिस्पर्सिव पावर। अब इस बीमारी को दूर किया जाता है और उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक, ध्यान दीजिएगा, वो क्रोमेटिक तो बीमारी थी, अक्रोमेटिक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं हो, उसे बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अब यहाँ एक बढ़िया बात है, जो मिसकंसेप्शन है उसको थोड़ा सा सही करिएगा। ऐसा किताबों में लिखा रहता है कि एक कॉन्वेक्स होना चाहिए और एक कॉनकेव होना चाहिए, और ऐसा आपने पढ़ा भी है। ये है तो सही बात, पर ये अधूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो। अगर आप दो लेंसेज के बीच की दूरी ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 रख दें, तो वो कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाएगा? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ये निकाला जा सकता है मैथ से। मैं एक एम्स के क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूं आपको, उस बात को समझाता हूं, फिर एक मिसकॉन्सेप्शन दूर करूंगा। अगर दो लेंसेज के बीच में इतनी डिस्टेंस कर दी जाए, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों से क्या बोलेंगे? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। पहले अक्रोमेटिक का डर तो हटा लो। कौन है अक्रोमेटिक? अक्रोमेटिक का मतलब जिसमें ये बीमारी ना हो। दूसरे शब्दों में बोले, अगर व्हाइट लाइट डालेंगे तो फाइनली स्पॉट कैसा बनेगा? व्हाइट बनेगा। तीसरे शब्दों में बोले, कलर्स फैले नहीं, अगर दो लेंस के बीच में इतनी दूरी आप कर दोगे। इस कंडीशन में कोई शर्त नहीं है कि एक कॉन्वेक्स हो या एक कॉनकेव हो। आप दोनों कॉन्वेक्स ले सकते हैं, दोनों कॉनकेव ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। हमारे एनसीईआरटी में जो है वो है लेंसेज आर इन कांटेक्ट।
ये सिलेबस में है। इसलिए अब जब लेंसेज आर इन कांटेक्ट है तो थोड़ा समझिएगा, डी को क्या करना पड़ेगा, जीरो, डी को जीरो करना पड़ेगा। अब देखते जाइएगा, जो फॉर्मूला आता है वो वास्तव में यहीं से निकल के आएगा। ये जीरो में गया, ओमेगा 1 F2 प्लस ओमेगा 2 F1 वहां ले जाइए, ओमेगा 1 F2 माइनस ओमेगा 2 F1, F2 बाय F1। यहां से आपको जो बात याद है वो ये याद है कि देखो सर, फोकल लेंथ का रेशियो नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पर कब? जब लेंसेज आर इन कांटेक्ट। एनसीईआरटी यही कहती है। पर एम्स में ये प्रश्न आया हुआ है, क्या ये जरूरी है क्या एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो? बताइए आंसर क्या देंगे? ये कोई जरूरी नहीं है। तो फिर कब जरूरी है? कब जरूरी है? जब लेंसेज आर इन कांटेक्ट, तब ये मस्ट है वन कॉन्वेक्स एंड अदर कॉनकेव। दो तीन बार समझिए, तब आपको फील आ जाएगी। इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन को देखिए, आप खुद सोचो, अगर मैं दोनों कॉन्वेक्स ले लूंगा तो ये तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ओमेगा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्पर्सिव पावर है, तो ये टर्म कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी। जीरो कब होगी? जब एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक टर्म नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होगी? जब एक कॉन्वेक्स होगा और एक, कब कब? जब लेंसेज आर इन कांटेक्ट। एनसीईआरटी ये बात बोलती है, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं, किताबें ऐसा बोल देती हैं, वन मस्ट बी कॉन्वेक्स अदर मस्ट बी कॉनकेव। पर वो अधूरी जानकारी है। अगर आप दो लेंस के बीच में इतनी दूरी मेंटेन कर दोगे तो कोई कॉन्वेक्स कॉनकेव की कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है, वो परफेक्ट अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा। बट अब तीसरी बार सुनिए, इफ द लेंसेज आर इन, तो डी को जीरो होना, और डी को जीरो होने के लिए, इस टर्म को जीरो होने के लिए एक टर्म प्लस और एक टर्म, इसलिए एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। क्या बात क्लियर है क्या? लिखते जाइए। ये कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए। इसे बोलते हैं कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक। क्वेश्चन कभी नहीं आया नीट में, एक्सरसाइज 2 में 3 में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज 1 में 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। पर एक असर्शन रीजन का बढ़िया प्रश्न आया हुआ है, उस प्रश्न को समझिए, क्योंकि एक मिसकॉन्सेप्शन है, किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग मस्ट है। मस्ट है, पर कब मस्ट है? जब लेंसेज आर इन कांटेक्ट। तो दो कंडीशन है, लेंसेज कांटेक्ट में हो उस समय एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉनकेव होगा। एक कंडीशन और है, वो भी सुनिए, बोथ लेंसेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल। ये खुद सोच के बताइए कि इस शर्त की क्यों जरूरत है। सोचिए थोड़ा सा, पहले लिख लीजिए। टोटल पावर बता सकते हैं सिस्टम की क्या होगी? इसकी P1 मान लें, इसकी P2 मान लें, टोटल पावर P1 प्लस P2।
P1 प्लस P2 क्यों लगेगा? बिकॉज लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। बढ़ू एक बार वापस शॉर्ट रिवाइज कराता हूं, वापस सुनिए। पहले तो शब्द को पकड़िए, अक्रोमेटिक। अ लगाने से क्या हुआ? क्रोमेटिक का उल्टा। क्रोमेटिक तो बीमारी है और अक्रोमेटिक उसका इलाज है। ऐसा कॉम्बिनेशन, देखिए शब्द क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन। एक अकेले लेंस में तो ये बीमारी पाई जाएगी। प्रिज्म से सोचो, एक अकेला प्रिज्म डिस्पर्स भी करता है, डेविएट भी करता है। अकेले प्रिज्म में तो बीमारी रहेगी। दो प्रिज्म को अगर आप उल्टा सीधा जोड़ दोगे तो आप उसमें से किसी एक प्रभाव को क्या कर सकते हो? कैंसिल। दो पढ़े थे हमने, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। नीट में 2 बार प्रश्न आया हुआ है। तो दिमाग में धीरे धीरे बातों को सेट करिए, उससे रिलेट करोगे तो आपको मजा आएगा कि हाँ सर, एक अकेला प्रिज्म तो दोनों काम करता था। सेम वही, एक अकेले लेंस में तो ये बीमारी हमेशा पाई जाएगी। दैट्स व्हाई द वर्ड इज कॉम्बिनेशन। पहला बिंदु। दूसरा, जो एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे पास है उसको मैं दूर करना चाह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो। अगर आप इतनी सेपरेशन मेंटेन करते हो तो आपका परफेक्ट वो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन काम करेगा। एनसीईआरटी जो बात करती है वो बात करती है लेंसेज आर इन, देन डी इज जीरो। जीरो सॉल्व करोगे आपके पास ये कंडीशन आएगी। इससे आपको ये पता चल रहा है कि माइनस साइन क्या बता रहा है? एक कन्वर्जिंग होगा तो एक डाइवर्जिंग। ये मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? बोथ लेंस आर मेड अप ऑफ। ऐसा क्यों? अगर सेम मटेरियल के हो जाएंगे ना, मान लो दोनों क्राउन ग्लास के हो गए या दोनों फ्लिंट ग्लास के हो गए, तो क्या होगा? ओमेगा सेम हो जाएगा। ओमेगा सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? F2 बराबर माइनस F1। इसका मतलब दोनों की पावर इक्वल एंड अपोजिट, एक की प्लस दूसरे की माइनस, नेट पावर। कोई बीमारी का इलाज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों कॉम्बिनेशन ने एक दूसरे का प्रभाव, P जीरो हो गया ना, तो कोई कन्वर्ज कर रहा ना कोई डाइवर्ज कर रहा। तो ओमेगा अलग अलग होना जरूरी है। ये देखिए, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। देखना आप कितनी जबरदस्त बात है। सेम सेम फ्लिंट ग्लास का ले लो, सबका ओमेगा सेम, डिस्टेंस कितनी? F1 प्लस F2 बाय 2, बढ़िया काम करेगा। जबकि कांटेक्ट में रखने की, अब दिमाग में आपकी सारी बातें क्लियर होंगी जो एनसीईआरटी ने लिखी है। पहली, वन लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स, अदर मस्ट बी। सेकंड, बोथ लेंसेज आर मेड अप ऑफ। एक बार सेम का बना के तो देखो। विज्ञान आर्ग्यूमेंट से चलती है, विज्ञान ऐसे नहीं चलती हाँ भाई ये होता है ये होता है। सर सेम बना के देखा ना, फोकल लेंथ तो बराबर आ गई, मतलब पावर इक्वल एंड अपोजिट आ गई, टोटल पावर तो सिस्टम की। इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं ना, एक से बीमारी हटाई। सर मैं तो इलाज करने गया था, पेशेंट ही नहीं बचा। आपने खत्म ही कर दिया ना लेंस का कॉम्बिनेशन, क्योंकि टोटल उसकी पावर ही कितनी हो गई, उसने कोई प्रभाव दिखाया ही नहीं। इसलिए कहा जाता है बोथ लेंस मस्ट बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। बोलिए क्लियर है क्या बात? एक क्वेश्चन करके देख लें इसमें, कौन से कर सकते हैं वो भी लिख लें। एक्सरसाइज 1 एक 6 क्वेश्चन का सेट है, वो पूरे कर सकते हैं। आपने सेक्शन छूटा हुआ है, आपने देखा हो तो 75 से 81 है शायद, ऐसे कुछ है, बता देता हूं आपको। सिर्फ एक्सरसाइज 1 में ही क्वेश्चन है, 2 3 में कहीं नहीं है। 76 से लेकर 81 6 सवाल हैं। 2 मैं आपको करके दिखा देता हूं, फॉर्मूला बेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखिए, एन अक्रोमेटिक
combination of two lenses, an achromatic combination has two lenses in contact. देखो ये कितना बढ़िया शब्द है, इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, इसलिए ये सारी बातें अपनी ये चलेंगी। अपन क्या ये बात नहीं जानते, इसलिए अपन को ये लगता है कि हाँ एक कॉन्वेक्स हो एक कॉन्केव हो, जरूरी है इन कॉन्टैक्ट, तब तक ये सारे फॉर्मूले बढ़िया वैलिड है। पर एम्स ने पूछ चुका है कि अगर कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो क्या कॉन्वेक्स कॉन्केव होना जरूरी है? आंसर है नहीं है। क्या सेम मटेरियल का होना जरूरी है? आंसर नहीं है, बढ़िया काम करेगा। पर अगर कॉन्टैक्ट में है तब ये सारी शर्तें एनसीईआरटी वाली बिल्कुल सही है। लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पढ़ने से पता है फिजिक्स की बातें बहुत बढ़िया समझ में आती हैं कि अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है टू लेंसेज का, जो कि किसमें है? कॉन्टैक्ट में। हैव पावर प्लस 2 डायप्टर प्लस 2d, फुल स्टॉप। ये क्या दे रखी है? P1 है, P2 है या P नेट है? बहुत बढ़िया, P नेट है, फुल स्टॉप। द कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर प्लस 5 डायप्टर फुल स्टॉप। calculate the ratio of dispersive power of the convergent lens to the divergent lens। करिए कोशिश। बढ़िया सवाल है। एक ही सवाल में 3 बातें, 3 कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। ध्यान से सवाल को उठाइएगा धीरे धीरे। क्या आंसर? 3/5 या 5/3? लॉजिकल है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले तो लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तो सर पी नेट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। टोटल दे रखी है +2, एक की +3, दूसरे की पूछी है, तो P2 +5, तो ये कितनी आ गई? -3। ये तो पावर आई है आशीष सर, पावर तो पूछी ही नहीं थी। कोई बात नहीं, निकाल के रख ली। पावर होता है फोकल लेंथ का इनवर्स, तो P2/P1 होगा F1/F2। F1 P2/P1, P2 -3, P1 +5, तो F1/F2 का रेशियो आ गया -3/5। सर ये भी नहीं पूछा था। बात कह रहा है सर वो अक्रोमेटिक। अब अक्रोमेटिक की शर्त याद करो, Ω1/Ω2 -F1/F2, और F1/F2 कितना है? -3/5। आंसर इज +3/5। हो गए। अब 3 बातें लग गई अगर आप काउंट करोगे तो। क्या सर एक सवाल में 3 बातें काम आ रही हैं, कोई भी एक कॉन्सेप्ट मिस होगा मैं अटक जाऊंगा। पहला,
if the lenses are in contact, P net equal to P1 plus P2। दूसरा कॉन्सेप्ट लेंस के लिए पावर 1/f, और तीसरा ओमेगा का रेशियो -f1/f2। ये कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिक। तीनों बातों की आवश्यकता है, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगला लिखें, if the dispersive power of two lenses are बोर्ड से देखिएगा, ω1 ω2, बोर्ड से देखिएगा, then calculate their focal length of each lens, for achromatic combination, ऑप्शन जरूर लिखिएगा। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ऑप्शन जरूर लिखें। मजे की बात पता है क्या, सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता, केवल और केवल ऑप्शन से करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। आप सोचो मैं F1 F2 निकाल लूं, निकाल ही नहीं सकते, कारण अननोन ज्यादा है। केवल और केवल एक ही तरीका है, ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पेपर में आते हैं कि भाई ω1 ω2, सबसे पहले तो ये शब्द पकड़ो, अक्रोमेटिक आते ही ओमेगा का रेशियो एफ का रेशियो, ओमेगा 0.024 0.036 कितना 2/3। अब आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, जिस ऑप्शन में रेशियो -2/3 आएगा वो ऑप्शन सही है। तो सर इसके तो ऐसे तो बहुत आंसर सही हो सकते हैं, बिल्कुल इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी संभव है ना भाई, कितनी संख्याओं का रेशियो -2/3 आ सकता है, इसलिए केवल और केवल ऑप्शन से ही किया जा सकता है। आप कितनी मेहनत कर लें, आप F1 F2 निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन अधूरी है। एक इक्वेशन और अननोन कितने हैं, 2। कौन सा देंगे, सेकंड। रेशियो निकाल लीजिए, इसका 30-40 है तो 3 - 4 आएगा, इसका 1 3 आएगा, इसका अलग आएगा, इसका सही है। तो वहां जरूर ये लाइन लिख लें ताकि आपको समझ में आए। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन पे नजर मारनी चाहिए हमेशा, हो सकता है ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाए, और ये तो ऑप्शन से ही होगा, बाकी तो कोई दूसरा तरीका ही नहीं। क्लियर। तो एक छोटा सा टॉपिक था क्रोमेटिक, वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन लिखें,
कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस in the given situation. Calculate the angle of emergence in the given situation. इस साल का क्वेश्चन है, कहीं प्रिज्म के फॉर्मूले की ही जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप बेसिक लगाइए, स्नेल लॉ से आंसर आ जाएगा। देखें 90 पर आ रही है, क्या ये सीधी आ जाएगी? क्या सीधी आ जाएगी? कारण बताइए। क्योंकि आई 0 डिग्री है, आई 0 है सर, 90 दिख रहा है सर। भैया 90 तो सरफेस के साथ है, नॉर्मल के साथ 0 होगा। अब जो भी काटा कूटा होगा वो यहां होगा। सर टीआईआर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमें क्या मतलब, आपने तो हमेशा हमें ये सिखाया है स्नेल लॉ लगा दो, जो होगा देख लेंगे। टीआईआर होगा तो टीआईआर अपने आप ही आ जाएगा। आइए देखें, ये 60, ये 90, 30, ये 90, 90 और 30 120, ये 60, ये वाला 30, बाहर निकाल दीजिए। ई क्या लगा दें? स्नेल लॉ। अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, √3 साइन ई, √3/2 साइन 60 हो गए। सिंगल लाइन सॉल्यूशन है। आप देखो, बड़ा तो आ ही नहीं सकता ना। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड ये समय लगता है तरीके से, अगर आपको सही कॉन्सेप्ट याद है। कोई प्रिज्म का कोई फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं। अगला लिखिए। A ray of light, a ray of light is incident, is incident at an angle I, at an angle I on a small prism, on a small prism having prism angle, having prism angle A, बड़ा A, full stop. If the ray emerges normally, if the ray emerges normally from the opposite face, इस तरह का शायद हमने कर भी रखा होगा, AIPMT 2012 में आया हुआ है, वापस रिपीट हुआ इसलिए सवाल बढ़िया है। इफ द रे इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। बढ़िया डायग्राम बना है।
सही डायग्राम बनाइए, बढ़िया। इस लाइन में बड़ा दम है। रे इमर्जेस नॉर्मली, एक दो बार अटकोगे, तीन चार बार इस तरह का लैंग्वेज पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। रे इमर्जेस नॉर्मली, ये देखिए, इमर्जेस नॉर्मली, हो गया। अब कहीं प्रिज्म की जरूरत ही नहीं है, स्नेल लॉ लगाइए। ये 90 सीखो, ये 90, ये ए, ये 90 माइनस ए, और ए, ये म्यू, ये 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए। स्मॉल प्रिज्म है, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, साइन आई साइन ए। सिंगल लाइन सॉल्यूशन है। तो प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, आप देखो ना, एक्सरसाइज 2 में 9 सवाल थे प्रिज्म के, हमने आपको काउंट करके बताए। फिर 2020 में आया है, 2021 में आया है, इसलिए छोटा टॉपिक है, 2 लेक्चर में हमने पूरा पढ़ लिया था। और पेपर देखिए आप, सिंपल स्नेल लॉ से ही हो रहा है, प्रिज्म का कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा। तो चीजों को रिवाइज करिए, पेपर में इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि पेपर में समय कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनोवेटिव क्वेश्चन कहाँ है? सारे के सारे आपके मॉड्यूल में हैं, सब हैं। ऐसा नहीं है इस साल मैंने ही पढ़ा है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, उस कॉपी में भी है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इस साल पढ़ने के बाद ही सॉल्व हो रहे हैं, पिछले साल की कॉपी में आपने जहां भी पढ़ाई करी हो। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बार बार रिवाइज करिए, बिल्कुल तरीके से सॉल्व होता है सवाल, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। और करिए 2-3 सवाल 2020 2021 के। अगला लिखें, द पावर ऑफ, 2020 नीट का क्वेश्चन है, द पावर ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स लेंस is 10 diopter, 10D, and radius of each surface, radius of each surface is 10 centimeter, is 10 centimeter, then find refractive index, refractive index of material of the lens. ऑप्शन लिख लें, refractive index of the material of the lens. डायग्राम बनाओ, सोचो, पावर आते ही तो दिमाग एकदम खुश होना चाहिए, अरे सर पावर, ये तो एक लाइन में सॉल्व होगा, कहीं दिक्कत ही नहीं है। पावर की ट्रिक इतनी जबरदस्त है, और उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2 लेंस में बीच में गिल्सिन भर दिया, इतना 3/2, कहीं जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक लगाइए। लो साहब, 10 10, अंदर म्यू, बाहर कुछ नहीं तो हवा। क्या तरीका होता है, हर सरफेस की पावर लिखिए, बोलिए। रेडर की तरफ कॉन्वेक्स है, प्लस डिफरेंस बटे रेडियस का डबल, दोनों सरफेस की होगी, पावर कितनी, 10, खत्म। एक लाइन का सॉल्यूशन। लेंस मेकर से पहले आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/r1 - 1/r2, इससे आप एक बार में सॉल्व कर लेंगे। ये कितना, 1, 2 को नीचे ले जाएं, 1/2,
3/2। लेंस और प्रिज्म तो भैया ऐसे हॉट टॉपिक हैं कि इन पे तो सवाल आना ही है। इसको तो बहुत शानदार तैयार करिए। अगला लिखिए लेंस का 2021 का। इसको भी ऐसे पार्ट में करा रहा हूं, प्रिज्म के दोनों एक साथ करा दिए, अब लेंस के दोनों एक साथ। तो आपको प्रोफाइल का आइडिया लगता रहता है कि हाँ सर कैसे करना है। लिखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incident on lens A, and emerges parallel from lens B. Find the distance between the lenses. कितनी, 25 या 15? दोनों ऑप्शन में थे, 25 भी था 15 भी था। दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका पैरेलल आना पैरेलल जाना, मतलब सिस्टम की पावर 0, सिस्टम की पावर 0, तो डिस्टेंस इज F1 प्लस F2, याद करिए। दूसरा तरीका, ये गैलीलियन टेलीस्कोप है। गैलीलियन टेलीस्कोप हम जो पढ़ते हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल, जिसमें दोनों लेंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स। उसकी आपको ट्यूब लेंथ याद है, FO प्लस FE। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है बताइए? फाइनल इमेज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब पैरेलल। और रेज आती है कहां से? चांद तारे से, मतलब बहुत दूर से। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ FO प्लस FE, वो याद है तो अच्छी बात है। ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था एक दूसरे तरीके से, कि सिस्टम की अगर पावर 0 है तो एक ये फॉर्मूला था, इसका हमने उपयोग किया था, आपको याद हो तो। सिस्टम की पावर 0 है तो D बराबर F1 प्लस F2, उससे आ जाता है। एक लाइन में आंसर है, बताइए कितना? 20, कॉनकेव है -5, आंसर आएगा 15। इतना ही सवाल आता है पेपर में भाई। तरीके से सही कॉन्सेप्ट की जानकारी लाइए और वो रिवीजन से आएगी। अगला लिखें 2020 का लेंस का, कोविड का। An object is placed, an object is placed at a distance of 1.5 f, 1.5 f from concave lens, from concave lens, ब्रैकेट में लिखिए having focal length f, ब्रैकेट में लिखिए having focal length f, focal length f
ब्रैकेट बंद, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑप्शन देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नीट 2020 का प्रश्न है। ऑप्शन हो सकता है मैं गलत लिखा हूं, एक भी नहीं आ रहा हूं। कितना? फर्स्ट? सवाल आसान है। पेपर में जाके क्यों कठिन हो जाते हैं। अब ये सवाल मैं आगे वाले 12 बच्चों को देखा है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। देखो आप, और है 10th क्लास का सवाल, सबके अलग अलग आ रहे हैं। भाई का -0.6 आ रहा है, एक का +3F आ रहा है वहां से, इसके बाजू वाले का अलग आ रहा है, इसका कितना रहा है 3/7 आ रहा है। और सवाल पता है कहाँ का है? सवाल है 10th क्लास। 10th क्लास के अलावा कोई बात नहीं लगाऊंगा, देखना आप। कौन सा लेंस है? मिरर है, लेंस है, अ कॉनकेव लेंस। तो लेंस फॉर्मूला बताइए, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। सही है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है -1.5f। पहली गलती, u कितना लेंगे? माइनस का 1.5, माइनस का 1.5। सही। दूसरी बात, हो सकता है ऑप्शन मैंने सही नहीं लिखा हो, पर आंसर सबके अलग लगा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एफ एफ नहीं, -f। दूसरी गलती, कॉनकेव है, कॉनकेव है, कॉनकेव है, v u 1/v -1/f, ये प्लस उधर जाके माइनस 1.5 को लिखूंगा 3f/2। सही है। कितना आंसर? एलसीएम 3f -3। ये सब अलग 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 आंसर लेके आ रहे हैं भाई। 3f -3f, ये कुछ अलग ही ला रहा है भाई। ऑप्शन के हिसाब से आंसर लिया है हम तो सर, 3f/2। तो आप देखो ना पेपर में, वो बोनस नहीं, ऑप्शन याद नहीं सही। पेपर में बेसिक बात आती है इतनी, पर लापरवाही, यू में गलती गलती करेंगे, कभी एफ में गलती करेंगे, कभी ट्रांसफर में गलती करेंगे, तो गलती हो जाती है। बाकी है, इसलिए तो इतने सालों से रिपीट हो रहा है। एग्जामिनर भी कितना होशियार है, उसको पता है पक्का पक्का गलत होगा, ये तो अभी पढ़ाया है।
सोचो अब 2 महीने बाद आएगा तो मजे ही आ जाएंगे फिर तो पेपर में। अपन को लगता है बाद में, अरे यार इतना सरल सवाल है, और देखो सरल है ना, आंसर नहीं मिल रहा ना, हड़बड़ी में नहीं मिल रहा। इसलिए रिवीजन करिए, छोटी छोटी बातों पे फोकस करिए, ये मतलब है। अगला लिखिए, सही आंसर लिख लीजिए। आंसर आएगा माइनस का 3f। बाद में तो कुछ भी बोलते रहो, यहाँ गलत कर दिया, यहाँ गलत कर दिया, एलसीएम गलत कर दिया, वो तो पेपर हो गया, वो मर गई। बाद में तो आप कुछ भी बोलते हो, उससे क्या मतलब है। वो तो सही समय पे जिसने शॉट खेल लिया और तरीके से, और पेपर में ऐसा कोई सवाल ही नहीं आ रहा ना जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, फंडामेंटल लेवल पर सवाल आ रहा है। मेरा रहता बस चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लिखें, अगला लिखिए, नीट 2020। लिखिए, if the critical angle, if the critical angle for the given medium, for the given medium, 2020 का क्वेश्चन है, is 45 degree, 45 degree, then find out the velocity of light in that medium, velocity of light in that medium। बिल्कुल आसान सवाल, सही करिएगा एक बार में। सारे फॉर्मूले एक जगह लिखिए, शॉर्ट नोट, सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह जरूरी है। अंत में फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए पूरी कॉपी नहीं पढ़ी जा सकती, अपने खुद के विवेक से काम लीजिए कि सर शॉर्ट नोट लिखूंगा, क्वेश्चन फॉर्मूले लिखूंगा तो उनको बार बार पढ़ पाऊंगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, पर फॉर्मूले की लिस्ट ही इतनी सारी है। अभी थर्मो में देखना, आइसोथर्मल की स्लोप, आइसोथर्मल का वर्क डन, एडियाबैटिक की स्लोप, हीट ट्रांसफर, केटीजी, फॉर्मूले 50-60 आएंगे। थर्मो में, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रो में इतने फॉर्मूले हैं। तो हर टॉपिक की सोच अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई ज्यादा क्वेश्चन कर लें। अरे ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर लें, वो तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्वेश्चन करोगे कहां से। तो फॉर्मूले एक बार सही सिस्टमेटिक याद होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स का अपना अलग महत्व है, तो खुद से सोचिए। ऐसा नहीं हो सकता ज्यादा क्वेश्चन कर ले। अरे ज्यादा क्वेश्चन शॉर्ट नोट पहले बनाऊंगा, फॉर्मूले याद होंगे। इलेक्ट्रो में फॉर्मूले 50 हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अलग है, नॉन कंडक्टर अलग है, पोटेंशियल अंदर अलग है, बाहर अलग है, सरफेस पे अलग है, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, डिस्क की अलग है। तो जब तक वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करोगे। इसलिए पहले अच्छे से सिस्टमेटिक, एक पेज, एक कॉपी भर गई पूरी इलेक्ट्रो पढ़ाने में। अब पूरी इलेक्ट्रो कॉपी आप 2 दिन पहले रिवाइज थोड़ा ना कर पाओगे। फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। कंडक्टर के लिए जो सिग्मा होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस साल क्वेश्चन आया है, सिग्मा 1/σ2 बराबर R2/R1। बूंद वाला आया था, बी बिगर इज n की पावर और v स्मॉलर। याद करिए, कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए। तो थोड़ा सा चीजों को सिस्टमेटिक तैयार करें। अब समय है, एक दिन लेकर बैठे रे ऑप्टिक्स, टाइम ले लीजिए, 3 घंटे है। पहले पेज से चालू करें, हर पेज को पलटते जाएं, जो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको एक जगह राइट डाउन। कोई हमें सुंदर सुंदर नहीं बनाने हैं, लाल नीले पेन से बना रहे हैं, एक खाली पेन से, एक कलर पेन से, एक पेन से लिख दीजिए। सारे फॉर्मूले एक साथ आ जाने चाहिए, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, उसमें कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ एप्रोप्रिएट डायग्राम भी जरूरी है। अब वो जो ट्रिक लिखी हमने, तो वो 2-3 होनी चाहिए ना, यहाँ एक, यहाँ 1.5, यहाँ एक, यहाँ 1.5, यहाँ एक, यहाँ 1.4, 3 बार छोटी छोटी लगी होनी चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे। हाँ, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होना चाहिए।
तो ये इतने दिमाग से शॉर्ट नोट बनते हैं। अब आपने ये लिख दिया शॉर्ट नोट में पावर का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाय आर, काम का ही नहीं है। आपने काम लिया कहाँ ये? आपने तो तरीका काम में लिया है कि कॉन्वेक्स की तरफ रेरर हो प्लस लगाओ, तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट, आपने क्या कर लिया, सारे फॉर्मूले लिख के लिया है, लो सर अब आप ये लिख के लाओगे सिस्टम से, क्योंकि हमने तो नोट्स में ये लिखा है पावर का, पर हमने किसी में ये पावर का फॉर्मूला लगाया ही नहीं। हमने तो तरीका लगाया, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर देखो प्लस लगाओ और डिफरेंस लिख दो। तो आपको शॉर्ट नोट बनाते समय ऐसे छोटे 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 2 एग्जांपल लिखने चाहिए थे, ताकि तुरंत कॉन्वेक्स की तरफ प्लस डिफरेंस बटे रेडियस, और रेडियस शुड बी पुट इन मीटर। तो शॉर्ट नोट भी बनाने के लिए बड़ा सिस्टम चाहिए। एक सोच होती है सारे सारे फॉर्मूले छाप दिए, एक सोच होती है न्यूमेरिकल लिख दें, ना ना, ऐसे कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल लिखो जिसको पढ़ने से पूरा चैप्टर वापस से तैयार हो जाए। इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ने के तुरंत बाद शॉर्ट नोट बनते हैं। आप 15 दिन बाद बनाओगे ना, तो आप ये फॉर्मूले को पसंद करोगे, और जस्ट अभी बनाओगे कल परसों में, तो आपको बता रहे यार ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, सर ने तो तरीका सिखाया है, वो तरीके 2 छोटे सवाल लिख दिए, वो तैयार हो गया। अब कभी भी आप वो पन्ना पढ़ोगे आपको तुरंत आ जाएगा, आप शब्दों में भी लिख लोगे कॉन्वेक्स की तरफ क्या होना चाहिए, रेरर। अब देखिए कितना आसान सवाल आया है, साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, म्यू की जगह सी बाय वी, कितना है ये 45, 1 बाय √2, वी ऊपर जाएगा, सी सी हटा दो, 3 इंटू 10 की पावर 8, इसको यहां भेज दो, खत्म। 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन √2, 2020 का क्वेश्चन। आगे बढ़े, लिखिए। अब 4-5 क्वेश्चन और कराता हूं, ये तो मैंने 20-21 के सारे आपको कवर करा दिए। अब कुछ मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन कराता हूं, लिखिए। आज तो जल्दी छोड़ दूंगा मैं, 1:45-2 के आसपास। हाँ तो आज तो छोड़ दूंगा, और कल ज्यादा पढ़ाऊंगा, इसलिए तैयार होके आइएगा, क्योंकि कल चालू करूंगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वो व्यवस्था कल, खाना खाया है ना, पिछले 6 महीने से खाई तो रहे हो, रोज ही खा रहे हो ना। खाने की व्यवस्था नहीं होगी तो करो 4-5 दिन, 6 महीने से आराम से खा के आ रहे थे ना 1:30 बजे, तो 4-5 दिन जब लास्ट क्लास हो तो 1-1 घंटे की व्यवस्था करके आइएगा, है ना। तो कल अपन लगभग पढ़ेंगे 2:15 2:30 तक, सही है। कल वेव ऑप्टिक्स चालू करूंगा, पहला लेक्चर इंटरफेरेंस का, टोटल वो बातें पढ़ाऊंगा जो आपको आती हैं, इसलिए वो क्लास लंबी और सरल है। सारी पढ़ाऊंगा इंटरफेरेंस वाली बातें जो कल्पित सर ने सब लिखा रखी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पर वो हमारे भी सारी काम आएंगी। इंटेंसिटी कब मैक्सिमम कब मिनिमम, सही है। चलो लिखो, आज जल्दी छोड़ दूंगा 2 बजे तक, पर कल नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो आप ऐसा नहीं खुश हो जाओ कि आज आपने जल्दी छोड़ दिया 2 बजे तक तो कल भी छोड़ दोगे, कल लेट छोड़ूंगा, सही। लिखें, एंड डालिए। आज तो छोड़ ही रहा हूं, आज क्यों चिल्ला रहे हो, जल्दी लिखें। पहला क्वेश्चन, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation find out the position of final image। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत कर। चलो ले अब देखो, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, देखो थोड़ा लेंदी सवाल है, पर इससे मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं इवेंट कैसे होते हैं, कैसे प्लस माइनस लिया जाता है, कैसे कन्वेंशन फॉलो करना है, वो सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये डिसीजन लेना पड़ता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो रहे हैं। पहले तो इवेंट बता दो,
कैसे पता लगाएगा? ये ऑब्जेक्ट है, केवल एक रे, ये रे निकली, पहला इवेंट लेंस, दूसरा इवेंट मिरर से टकराना, तीसरा इवेंट लेंस से वापस निकलना। ये 3 इवेंट होंगे। आप पता है क्या सोचने लग जाओगे, अभी इसका ऑब्जेक्ट पीछे है, इसकी इमेज आगे है, इसका पीछे है, सर एक बार और होगा सर, अभी तो ऑब्जेक्ट पीछे है। सब बेकार की बातें हैं। लाइट रे से पता चलेगा कितने इवेंट हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, पहला इवेंट लेंस से रिफ्रैक्शन, दूसरा इवेंट मिरर से रिफ्लेक्शन, तीसरा इवेंट वापस लेंस में से गुजरना। दैट्स इट। अब इसके यूवी लिखना सिखा देता हूं आपको, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना होता है। और कहानी अभी भी आज भी वही रहेगी, पहले इवेंट की इमेज, दूसरे इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम। बोलो शुरू करें सवाल? चलो कोशिश करते हैं, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो पहले लिखो इवेंट 1। इतना बड़ा पेपर में सवाल कभी नहीं आया, आएगा ना तो बहुत बेसिक लेवल पे आएगा, वो भी बताऊंगा आपको कि वो ओरली सॉल्व हो जाता है, 1 या 2 स्टेप लिखने पड़ते हैं। इवेंट 1 बताइए, इवेंट 1 के लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां 60, 60 नहीं -60, फोकल लेंथ 30 नहीं +30, लेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चन करने से दिमाग चलने लग जाता है, बताता हूं कैसा दिमाग चलेगा। अरे सर ये भी आपने काय को सॉल्व किया सर? सर ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ये प्रैक्टिस कहती है, नहीं तो आप 20 सेकंड आपके खर्च हो गए ना। ऑब्जेक्ट, अच्छा सर फोकल लेंथ 30, ऑब्जेक्ट 60, ऑब्जेक्ट 2f पर है, इमेज भी 2f पे बनती है दूसरे साइड, दूसरी तरफ बनेगी कहां 60 पे, 2f पे बनेगी। ये प्रैक्टिस स्मार्टनेस धीरे धीरे दिमाग समझाता है कि सर मैं ये 20 सेकंड भी बचा सकता हूं सर, ऑब्जेक्ट 2f पर है, इमेज 2f पे बनेगी। अब मजे लीजिएगा सर, 60 ये तो 40 ही है, तो इमेज तो यहां बनेगी, इमेज यहां बनेगी बिल्कुल, इससे कितनी दूरी पर 60, और ये I1 वर्क एज अ O2, वर्क एज अ O2। और सर ऑब्जेक्ट पीछे कैसे चला गया, ये कैसे हो गया, ये आप बातें सोच रहे हैं, उसका मैं सब जवाब दे दूंगा, पर इनका कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है, इमेज आई, ये इमेज इसके लिए क्या बन गई ऑब्जेक्ट। पर सर कैसे, सर पीछे कैसे, बताओ तो सही। ले आओ सिखाता हूं, सिखाता हूं। ये रे आई, देखते जाना, लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी और ये 60 पे जाके कन्वर्ज होती, अगर मिरर नहीं होता। चेक करो, मिरर की वजह से मैंने वहां डॉट 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 बनाया है, क्योंकि मिरर उनको मिलने ही नहीं देगा। अब मैं 10th क्लास वाले बच्चे के पास गया, जो बढ़िया टॉपर है स्कूल का, उससे मैंने पूछा बेटा ऑब्जेक्ट बताओ, सर ये रहा। बेटा मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बता, सर ये रहा। बेटा इस इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट बता, सर ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है ऑब्जेक्ट तो ओ है, ऑब्जेक्ट तो ओ है। अरे ऑब्जेक्ट ओ थोड़ी ना होता है, ऑब्जेक्ट डिजाइन करता है इंसिडेंट रे से। अब बताइए, इस मिरर पर इंसिडेंट रे का कलर ब्लू, ब्लू का इंटरसेक्शन I1, दैट्स व्हाई I1 वर्क एज अ ऑब्जेक्ट। ये है फिजिक्स। अपने दिमाग में तो वही है, सर ऑब्जेक्ट तो ओ है। अरे ओ से तो अब इस मिरर का कोई नाता बाता ही नहीं रहा, ओ इज नथिंग, ओ इज नथिंग फॉर मिरर, मिरर को ओ से को लेना देना ही, मिरर को मतलब है अपने ऊपर गिरने वाली इंसिडेंट रे से। सर दिल कह रहा है सर ऑब्जेक्ट तो है। भैया यहाँ दिमाग की सुनिए, दिल की सुनने के लिए बहुत चीजें अलग हैं बाद में भाई। और क्या, फैमिली मैटर में सुनिए, होने वाली फैमिली में सुनिए, यहाँ कहाँ जरूरत है, यहाँ तो दिमाग की आवश्यकता है। हमें बच्चा बोलता है सर मन नहीं लग रहा, भाई मन की कहाँ जरूरत है,
यहाँ तो दिमाग चलाना है। तो अपन को लगता है अपना हर बार वही, अरे सर ऑब्जेक्ट तो ओ है सर। अरे ओ का कोई मतलब ही नहीं है, ओ का मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ओ इज नथिंग, नथिंग फॉर मिरर। मिरर का ओ से को लेने देना ही, मिरर को मतलब है किससे, इंसिडेंट रे से। अब आएगा मजा इवेंट 2 का। बताइए यू कितना, यू सर मिरर में तो आपने बढ़िया साइन कन्वेंशन सिखाया है। मिरर के पीछे प्लस, प्लस कितना, ये 60, ये 40, ये 20, यू प्लस कॉनकेव मिरर -10। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। करिए, ऐसा एक रेस में भी दे रखा है सवाल, उसको भी करिएगा। उससे आपको इस तरह के इवेंट समझ में आएंगे कि सर कैसे प्लस होगा, कैसे माइनस होगा। सुबह आए इसलिए थे सर, आप दरवाजा बंद कर दिया आपने। तो अब यू चलो तो अब, अच्छा ले चलो मजाक हो गया, वापस पढ़ाई। यू प्लस क्यों आया, ये बात क्लियर हुई। मिरर के पीछे, तो मिरर के लिए कन्वेंशन बेटा बहुत सरल है, यू प्लस आएगा। अब बताइए वी कितना, सॉल्व करके बताओ एग्जैक्ट कितना। यू 20, एफ -10, -1/10 -1/20 कितना भैया, कितना लूं, 40 ले लूं, 20 ही ले लें। कितना आ रहा है, 20/3 आ रहा है क्या माइनस का, सही बात है। 20/3 का मतलब कहां, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहां 20/3। ये लाइट यहां आएगी, दिस इज I2 वर्क एज O3। हाँ, नहीं तो 2F कहाँ है, इसका 2F तो आगे होगा ना भाई। बननी चाहिए थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है बननी चाहिए। इसका 2F आगे है भाई, इसका F और 2F आगे है। किसकी, हाँ तो वहां 2F पे 2F फॉलो नहीं होता, यहाँ 2F पे 2F फॉलो होता है कॉनकेव मिरर के सामने के लिए। ये जो पीछे बन रहा है ये इसका 2F थोड़ी ना भाई, इसके लिए 2F कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये पीछे यहां मान लो ये F10 है, तो यहां रखेगा ना 20 पर तो बनेगा, यहां 20 पर रखने से नहीं बनेगा, यहां 20 पर रखने से नहीं बनेगा। इसका 2F फ्रंट में है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का F2F कहाँ है, सामने, पीछे नहीं। सही, चलो कितना भाई, माइनस का, माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, मिरर के सामने। क्या हो गया क्या सब इवेंट। अब कौन सा इवेंट बचा, लेंस बचा है। अब आएगा लेंस, इवेंट नंबर 3। इवेंट नंबर 3 बताइए, यू कितना लेंगे। सर ये 20/3, ये 40, 40 माइनस 20/3, प्लस का या माइनस का वो बताइए, प्लस या माइनस वो बताइए। अब बताता हूं आपको, बताता हूं, सुनो सुनो सुनो, चिल्लाने में कॉन्सेप्ट को मत खराब कर दो। अब मिरर से टकराने के बाद एनर्जी का फ्लो बच्चों ऐसा है। सवालों से तो बात सीखने को मिलेगी, प्लस माइनस से खेलोगे, गिरोगे, सही करोगे तभी तो सीख पाओगे। मिरर से टकराने के बाद एनर्जी का फ्लो ऐसा है। हम नापते हैं सेंटर से,
सेंटर से O3 नापूंगा, उल्टा भागूंगा एनर्जी से उल्टा। पर सर एनर्जी तो यहां से आ रही थी, इस इवेंट के लिए कहां से आ रही है? इवेंट नंबर 3 के लिए मिरर से टकराकर, तो एनर्जी का फ्लो हुआ कंप्यूटर की तरफ, और ऑब्जेक्ट है पीछे, अपोजिट टू एनर्जी फ्लो, यू माइनस। सीखो, आधा घंटा लगाओ ना, सवाल तो कभी आएगा ही नहीं इतना बड़ा, आज तक नहीं आया एक्सरसाइज 2 में। पर हमने रेस में इसलिए दिया है ताकि आप थोड़ा दिमाग प्लस माइनस से खेल सकें कि अच्छा सर ऐसा होगा सर, बताइए प्लस या माइनस। फिर बोलो, टकराने के बाद एनर्जी फ्लो अपोजिट हो गया, और पोल से भागेंगे, सेंटर से भागेंगे माइनस, फोकल लेंथ +30। अब लगाइए, हो गया। तो मल्टीपल इवेंट से कोई परेशान थोड़ी ना होना है। मल्टीपल इवेंट तो सिर्फ एक बात समझा रहे हैं, पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट। आंसर बताओ एग्जैक्ट। अब ये कंफ्यूजन और होगा अगर आंसर ही माइनस में आ जाए तो। प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? प्लस आ रहा है, चलो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। पता है माइनस आता है तो बच्चा क्या सोचता है, माइनस आ गया मतलब पीछे बनेगी, फिर तो रे और निकलेंगी। अरे आगे पीछे से कैसे मतलब होगा, ये रे अब तो लेंस से निकल गई, तो लेंस से बाहर चली गई, अब कोई इवेंट नहीं होगा। बच्चा क्या सोचता है, अरे सर अब तो ये माइनस में आ रहा है तो इमेज तो पीछे बनेगी, फिर एक और इवेंट होगा। कैसे इवेंट हो जाएगा, ये तो रे बाहर निकल गई, बाहर निकल गई, अब कोई इवेंट नहीं होगा। आंसर बताइए कितना? प्लस का, प्लस का 300। एक और करेंगे, यूवी से खेलो, यूवी से खेलोगे हो जाएगा सवाल। और केवल एक बात ही तो सीखनी है, पहले का इमेज, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। आप रे डायग्राम भी क्यों बना रहे हो, कहां जरूरत है देखो रे की, जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखो, आपको तो एक एक इवेंट की मार्किंग करनी चाहिए। ऑब्जेक्ट रखा 60, कहां बनी थी इसकी इमेज, 60 पे दूसरी तरफ, दिस इज I1, वर्क एज O2, खत्म। अब इसके लिए O2 ये था, इमेज कहां ही सामने, दिस इज O3। करते जाइए, खटाखट खटाखट फॉर्मूला लगाते जाइए। तो सिर्फ एक बात याद रखनी है, और देखो आज वो बात फिर प्रूफ हो रही है, सर ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, सर पीछे ऑब्जेक्ट कैसे जा सकता है। आप अगर ऐसा सोचोगे ना तो गलत है। फिजिक्स क्या कहती है पता है डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन करेगा, इंसिडेंट रेस। आप कभी परेशान नहीं होंगे, इंसिडेंट रे का डिसीजन लीजिए, आंसर हमेशा आता रहेगा। अगला लिखें, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड पहला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। दूसरा पार्ट, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। कोशिश करिएगा, केवल एक बार पेन चलाना पड़ेगा। केवल एक बार है, 3 इवेंट है, 3 इवेंट, पर अगर लॉजिकली सोचेंगे एक बार पेन चलाना पड़ेगा। करेंगे कोशिश, लगाओ दिमाग। रे डायग्राम मत बनाओ आप तो, I1 के ऊपर O2, फिर I2 बनाओ, फिर O3,
और पहले मुझे नंबर ऑफ इवेंट बताओ, नंबर ऑफ इवेंट 3, लेंस से गुजरना, मिरर से टकराना, लेंस से गुजरना, खत्म। पेन चलेगा तभी दिमाग की वो गलत बातें निकलेंगी, बैठे रहोगे तो प्लस माइनस में उलझोगे। एक बार पेन चलेगा लास्ट तीसरे इवेंट के लिए बस, बाकी सब ओरली होगा। नहीं सोच पा रहे हो, मैं बताऊंगा। कितना? -60 फ्रॉम लेंस, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। आओ करें। इवेंट 1 इतना बढ़िया लिखें ताकि मई में कॉपी पढ़ें, जून में पढ़ें तो समझ में आए। अभी समय बचा लेंगे तो मजा ही नहीं है। अभी तो समय लगाओ, 4 घंटे 5 घंटे लगाओ, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का सवाल एक बार तो हाथ से बना के देखना ही पड़ेगा आपको सारे एक्सरसाइज 2 के। अब बताओ, ऑब्जेक्ट 2f, इमेज 2f, ओ इज 2f, इमेज 2f, बोले तो कहां 60 +60, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ ये तो 40 ही है, यहां बनेगी। बोलो I1, I1। एक बढ़िया बात और सीखिए, अगर लेंस के दूसरी तरफ बनती है ना तो हमेशा वो रियल होती है। देखो, सेम साइड में वर्चुअल बनती है, ये f ये 2f। यहां रखते थे, किसी को बताओ इन्फिनिट 2f में तो कहां बनता था, f और 2f में छोटी, दूसरी तरफ 2f पे रखते थे, 2f पे बनती थी इन्वर्टेड, 2f और f पे बियॉन्ड 2f और बड़ी। जब जब अपोजिट साइड बनती है तब तब रियल बनती है। और पता, आप यहां आ जाते थे तो सेम साइड बनती थी, सिंपल माइक्रोस्कोप, और वो वर्चुअल होती थी। ये तो कॉपी बार बार पढ़ने के कॉन्सिक्वेंस हैं कि अच्छा अपोजिट साइड बनेगी तो रियल बनती थी, सेम साइड बनेगी तो वर्चुअल होती है हमेशा। ये अपोजिट साइड बन रही है, कोई पूछ ले रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, रियल लेंस के लिए तो रियल है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब जरा सोचिए, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 20, ये I1 क्या बन गया, O2, I1 O2, O2 कहां है, 20 पीछे। अरे सर मिरर तो मजेदार है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, खटाखट आगे, I2 20, दिस I2 इज O3, ये 40 ये 20, 20 एनर्जी फ्लो टकरा के ऐसे हो रहा है। तो तीसरे इवेंट के लिए पेन चलेगा बस, U बता दो, U -20, U -20। पहले इवेंट में पेन नहीं चलाया, दूसरे इवेंट में पेन नहीं चलाया, क्योंकि वो पेपर में उसने ऑब्जेक्टिव सवाल दिया है तो वो ऐसा देगा, 3 इवेंट में पूछ लेगा तो भैया 6 मिनट लगेंगे, हमें खुद को ही 6 मिनट लग जाएंगे। हर इवेंट की इमेज बनाएंगे और इसमें आपको इवेंट ओरली करने पड़ गए, 2f की 2f, प्लेन मिरर, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। अब केवल एक बार पेन चलेगा, किसके लिए, लास्ट के लिए। बताइए, U -20, F +30, V बता दीजिए, V V -60। पता है -60 का मतलब कहां हुआ, एनर्जी फ्लो ऐसे थी, एनर्जी फ्लो ऐसे थी, फ्लो के अपोजिट, यहां बनेगी फाइनल इमेज। सर वहां तो ऑलरेडी O2 I1 था। अरे सब वो हवा में थे, वो तो हो रहा था, बनेगी तो एक ही इमेज। क्या 3 3 इमेज बनती हैं क्या,
ये तो हमारे हम बना रहे हैं पहले इवेंट की, जैसे माइक्रोस्कोप में बनाते थे, टेलीस्कोप में बनाते थे। लो साहब ये ऑब्जेक्ट, फिर ये इमेज बनी, फिर ये वापस एक इमेज बनी, यहाँ आंख। तो आंख को ये सब दिखता है क्या? आंख को क्या दिखता है भाई? फाइनल इमेज दिखती है। आप मन में परेशान हो रहे हो, अरे सर वहीं बनेगी, सर यहाँ तो बहुत भीड़ हो गई सर, बहुत भीड़ हो गई सर यहाँ तो। अरे इसका कोई मतलब ही नहीं है। फाइनली फाइनली तो इमेज पीछे दिखाई देगी। O1 I1 I2 सब अपन लोगों के लिए इंटरमीडिएट इमेज हैं, वो कोई फाइनल इमेज नहीं है। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता था, ये दो तारे हैं, इन दो तारे की पहले इमेज बनती थी, फिर ये इसको वापस मैग्नीफाई करता था, तो अपन को क्या ये सब दिखाई देती हैं क्या? फाइनल इमेज दिखती है। बोलो आंसर है क्या? नीचे लिखिए, इसको खत्म कर दीजिए, फाइनल आंसर लिख लीजिए। कहां बनेगी इमेज? 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। 60 तो आप जो बोल रहे हो ना वो लेंथ से बोल रहे हो, अगर मिरर से बोलूंगा तो कहां बोलूंगा? 20 सेंटीमीटर बिहाइंड। सोच के बताओगे रियल होगी या वर्चुअल होगी? क्यों? ऑब्जेक्ट है माइनस, यू माइनस मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और सेम साइड इमेज बन गई, इसका मतलब वर्चुअल इमेज होगी। सोच के देखो, u माइनस और v भी माइनस, दोनों सेम साइड है। u माइनस मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और v माइनस मतलब वर्चुअल इमेज, क्योंकि उसी तरफ बन गई। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये देखो फोटो, फोटो देखो और याद करो बातें। ये f, ये c यहां रखते थे, u बताओ इसका u, u नेगेटिव, इमेज बनी यहां, v भी, दोनों नेगेटिव। पर सर ये तो C और F के बीच में होनी चाहिए, है देखो तो कहाँ है? इसका फोकस है 30 और ये रखी है कहाँ? 20, तो C और F के बीच। सब जोड़ेंगी बातें। हाँ, इंटरमीडिएट से क्या मतलब? बिल्कुल मतलब नहीं, 20 आंसर है। हाँ हाँ, वर्चुअल रियल तो इसके हिसाब से ही तो होगा, इसके हिसाब से तो कहानी चल रही है। इसके हिसाब से ये बना, इसके हिसाब से ये बना, तो अब ये जो बना ये तो रियल बना ना। लेंस इधर बन रहा है, इसके थोड़े बात करेंगे, फाइनल तो अब इसके लिए सोच रहे हैं ना, इसकी इमेज कैसी बनेगी। और ये लेंस कटेगी नहीं ना, सोचना। अगर रे डायग्राम से सोचे हैं तो ये 20 से आई, और आंसर आ रहा है कितना? -60। -60 का मतलब इधर नहीं जा रही है, ये कन्वर्स तो कर रहा है पर मिला नहीं पा रहा। कहां मिल रही है? पीछे। वापिस बोलो, फिर पूछो, फिर पूछो तेज आवाज में। सर उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, अरे उसके हिसाब से बन रही, देखना ये 20 आया, ये आया रे। अब रे यहां मिलती ना तो ये आंसर आता आपका प्लस में, पर आंसर क्या आ रहा है? माइनस। इसका मतलब है रे यहां से जाकर मिल नहीं रही। कहां मिल रही होंगी वो? पीछे मिल रही होंगी। पीछे का मतलब क्या हुआ? आफ्टर रिफ्रैक्शन रे मिल ही नहीं रही, और रे नहीं मिल रही तो कैसी इमेज हो गई? वर्चुअल। है? चलो लास्ट क्वेश्चन से क्लास खत्म कर रहे हैं। लिखें, आज तो मुझे 1:30 बजे छोड़ना था, ये तो कल का तैयार किया माहौल ताकि आप कल नहीं चिल्लाएं। लिखें, आज तो मुझे टाइम पर ही छोड़ना था। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन find out the net focal length of the system. मेरे पास ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, सिल्वरिंग का एक रिवाइज करा रहा हूं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R,
और मैंने इसकी एक सरफेस सिल्वर कर दी। याद आ रहा है? सिल्वरिंग का भी सवाल क्या हम अपनी ट्रिक से कर सकते हैं? कैसे? एक लाइन में कर दीजिए, इसको तोड़कर अलग कर दें। करेंगे कोशिश? करो करो। सिल्वरिंग को धक्का मार के अलग कर दो। अब सिर्फ क्या कोशिश करो, हर पावर की, हर सरफेस की क्या लिखनी है? पावर, बस। अच्छे से लिखना, एक लाइट रे ले आओ बस, और हर सरफेस के साथ पूछो बता पावर कितनी है। पावर लिखना सीख गए, लेंस खत्म है। और बढ़िया काम कर सकते हो। बताओ पहले की म्यू माइनस 1/r, प्लेन 0, मिरर 0, वापस प्लेन 0, और इसका डबल, ये पावर आ गया। फोकल लेंथ के लिए उल्टा कर दो, इसलिए रिवाइज करा रहा हूं, गलती होगी। उल्टा नहीं होगा, -1/f होगा। पूछो क्यों? ओवरऑल मिरर है। ये गलतियां रिवीजन से बच सकती हैं। अभी तो ओ नो करना पड़ता है, अरे यार गलत लिख दिया। रिवीजन करोगे तो दिमाग चलेगा। सर ये ओवरऑल तो मिरर है, मिरर के लिए 1/f नहीं, -1/f। तो आंसर आएगा f इक्वल टू -r/2 μ-1। आई बात समझ? एक लाइन में हल कर सकते हैं, पावर लिखनी आनी चाहिए। अब इसी का थोड़ा कठिन वर्जन, अब हमने कॉन्वेक्स सरफेस की सिल्वरिंग कर दी, कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स तो वही रहेगी, फिजिक्स वही रहेगी। इसको थोड़ा धक्का मार के दूर कर दो, लगाओ दिमाग। उस सरफेस में अटक जाओगे, वो सिखानी है मुझे, खुद भी कर सकते हो दिमाग लगा के। सर कल का एलटी टाइम भी एक्सटेंड करवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा एक्सटेंड। हाँ, तो जो मिरर वाली सरफेस है वो क्या कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए। कोशिश करिए, यहां फंसेंगे आप एक स्टेप में, एक स्टेप में फंसेंगे। लिखा? सर मैं एक एक सरफेस की लिख रहा हूं, मुझे चेक भी करवाना सर। पहले इसकी लिखी सर, 1 नंबर की। हाँ बोल, 1 की बोल। μ-1/r, ठीक है सर। 2 की सर यही होगी सर, ठीक है। अब सर मिरर की कैसे लिखूं, फंस गया सर। सर मिरर की तो 0 थी, वो 0 थी जब प्लेन मिरर था। तो इसकी पावर याद नहीं है क्या? लिखो, पावर -1/f, f r/2, कॉनकेव है, माइनस, फोकल लेंथ माइनस होती है, तो पावर, पावर आएगी इसकी +2/r, पावर आएगी +2/r। सर प्लस क्यों आ रही है? आनी चाहिए। कॉनकेव का पता है आपको क्या करता है? वो हमेशा कन्वर्स। कभी भूल जाओ, हर आंसर रे डायग्राम में छुपा हुआ है, रट्टेबाजी की जरूरत ही नहीं। ये पैरेलल आई कहां ले जाएगा? फोकस। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? कन्वर्जिंग। पावर पॉजिटिव आनी चाहिए। मैं फंस रहा था, स्वाभाविक है फंसना। सर यहाँ माइनस, सर मैं ये माइनस कहीं नहीं लगा पाया। पर आप कॉन्फिडेंटली ये बताओ, ओवरऑल तो P+ ही आएगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ये प्रैक्टिस से, रे डायग्राम से मेहनत करिए। यहां माइनस में तो सभी उलझते हैं, आप थोड़े उलझ रहे हो, हर बच्चा उलझता है। यार ये माइनस
फिर वापस माइनस, 2 माइनस कैसे हो गए यार? आप उलझ रहे हो। जरा सा आपने सोचा, कॉनकेव मिरर का चित्र बनाया, हाँ कॉनकेव मिरर तो कन्वर्ज करता है, दुनिया में कोई कन्वर्जिंग डिवाइस है उसकी पावर पॉजिटिव। सारे कंफ्यूजन आपके खत्म, फाइनल पावर तो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। बताओ कितनी लिखोगे इसकी? 2/r, वापस म्यू माइनस 1/r, फिर म्यू माइनस 1/r। सर और लिख दो 2-3 बार, और लिख दो सर। भाई और क्यों लिख दें? कितनी बार निकलोगे सरफेस? 1 2, फिर मिरर 3, फिर 4 5, 1 2 3 4 5, 4 की एक जैसी आएगी, 4 की एक जैसी आएगी। एक लाइन में सॉल्व हो गया। सोचो, ये सिल्वरिंग है, सिंगल लाइन सॉल्यूशन। 5 सरफेस फील आ गई आपको? 5, यहां भी 5 ही थी, आपने देखी नहीं? 1 2 3 4 5, यहां भी 5 ही थी। वहां 3 जीरो हो रही थी, यहां जीरो नहीं हो रही, कोई भी जीरो नहीं हो रही। कितना आंसर? कितना आंसर? 4 म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r, आर एलसीएम। 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, 4 म्यू माइनस 2/r। हाँ भैया, -1/f या 1/f लिख लो। ओवरऑल डिवाइस वर्क ऐसा मिरर। क्यों मिरर? क्यों? क्योंकि लाइट गई और टकराकर वापस आया नहीं है। वैसे इस तरह का सवाल हमेशा प्लेन मिरर का ही आता है, क्योंकि प्लेन मिरर का सवाल जल्दी हो जाता है, उसमें समय ज्यादा लगता है, क्योंकि किताबों में तो सब में लेंस मेकर से किया गया, इसलिए समय ज्यादा लगता है। ये हमने एक सॉल्ड एग्जांपल में दिया है ऐसा। पन्ने पलट लें, ये पूरा रे ऑप्टिक्स तैयार कर दिया हमने। एग्जैक्ट 18 लेक्चर मैंने आपको कहा था, और 3 वीक में पूरा हो गया है। और पर कल जल्दी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। हाँ, पिघलूंगा नहीं मैं इस ताली से, है ना? तो आज जल्दी छोड़ना था, इसलिए टाइम पे छोड़ रहा हूं आपको। तो ये पूरा रे ऑप्टिक्स तैयार करिए, इसके साथ केवल मिलाइए एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2, इसमें आपके सारे प्रोफाइल के सवाल तैयार हो जाएंगे। क्लास नोट्स एक्सरसाइज 2, क्लास नोट्स एक्सरसाइज 2। फिर समय बच रहा है, एक्सरसाइज 3 करिए, एक्सरसाइज 1 करिए। चलिए, धन्यवाद। कल वेव ऑप्टिक्स देख लेता हूं लास्ट क्लास है या नहीं मेरी शेड्यूल में। लास्ट ही है फिर।